AI. 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 आग जलाने से लेकर हथियार बनाने तक, अनाज उगाने से लेकर शहर बसाने तक, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर स्पेसक्राफ्ट बनाने तक, इंसानों ने हमेशा ही साबित किया है कि वो इस पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट प्रजाति हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग अर्थ बनने से लेकर अब तक करीब 500 करोड़ स्पीसीज जन्म ले चुकी हैं और आज इनमें से सिर्फ 21 से 22 लाख स्पीसीज बची हैं, यानी 1% से भी कम। और इनमें से ही एक प्रजाति है इंसानों की। अपनी इंटेलिजेंस के दम पर इंसानों ने टूल बनाए, लैंग्वेज बनाई और नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास किया। ह्यूमंस हमेशा एक ऐसी चीज की तलाश करते रहे जो उनसे ज्यादा कैपेबल हो, खुद से ज्यादा डेंजरस हथियार, खुद से ज्यादा एफिशिएंट मशीन और खुद से ज्यादा फास्ट कंप्यूटर। अपने से कुछ बेहतर क्रिएट करने की ह्यूमन डिजायर का ही नतीजा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence, the technology that has caused wonder. It is close to science fiction. It is staggering. Helped us navigate. यानी एक ऐसा दिमाग जो इंसानों ने खुद बनाया है, जो सोच सकता है, समझ सकता है और डिसीजन भी ले सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency than human leaders. It is changing the world, and it is important that people understand both the good uses and the scary uses of it. There's the sort of nuclear arms race, and then we sort of have an AI arms race. I warned you guys in 1984. You didn't listen. It could do great damage. It could have some of the negative consequences we've seen from other big technologies, but it also has a lot of potential. पहले तो AI बस हमारी इमेजिनेशन का, हमारी खामियों का और हमारी साइंस फिक्शन मूवीज का पार्ट था। The first movie based on AI was Metropolis, produced nearly 100 years ago. लेकिन अब ये इमेजिनेशन से रियलिटी बनता जा रहा है। My definition of life would be something that has goals and a point of view and pursues those goals in some way. We're far beyond having developed that for AI. आज आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सुन रहे हो, नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हो या गूगल मैप पे रास्ता ढूंढ रहे हो। AI हर जगह अपना काम कर रहा है। आगे आने वाले 10 सालों में AI और भी ज़्यादा एडवांस होगा, आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक आपकी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा और इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका AI के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखना। और इसलिए हम लेकर आए हैं 5 एपिसोड की ये एंगेजिंग यूट्यूब वीडियो सीरीज, जिसमें आपको AI से रिलेटेड वो सब पता चलेगा जो पता होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रवि खरबंदा। दिस इज योर चैनल द ओपन फाइल्स एंड आई वेलकम यू टू द फर्स्ट एपिसोड बियॉन्ड इंटेलिजेंस, द राइज ऑफ AI। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ह्यूमन ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन के जैसे काम करता है। हम कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न को नोटिस करते हैं और फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई आवाज़ सुनते हो तो आपका ब्रेन बिना देखे ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। या फिर अंधेरे में आप कोई परछाई देखते हो तो आपका ब्रेन प्रेडिक्ट करता है कि शायद वहाँ कोई इंसान खड़ा होगा। इसी कंसेप्ट को साइकोलॉजी में प्रेडिक्टिव कोडिंग कहा जाता है। हमारा ब्रेन ये प्रेडिक्शन इतनी जल्दी करता है कि हम लोग नोटिस भी नहीं कर पाते, एकदम माइक्रो सेकेंड्स में। एग्जाम्पल के लिए आप ये पढ़ो। क्या आपने भी पहले आई हेट वाटरमेलन्स पढ़ा? इसका मतलब आपका ब्रेन सेंटेंस पूरा होने के पहले ही ये प्रेडिक्ट करके बैठ गया कि यहाँ वाटरमेलन्स लिखा होगा। यहाँ भी सेम चीज हुई है। आपने पहली लाइन गलत पढ़ी,
लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, एक बार सही पढ़ने के बाद आप फिर से दोबारा उसे गलत नहीं पढ़ पाओगे। जैसे आप इस लाइन को अब दोबारा आई हेट वाटरमेलन नहीं पढ़ोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने ब्रेन की प्रेडिक्शन को गलत साबित कर देते हैं और हमारा ब्रेन नई इंफॉर्मेशन नए डेटा के अकॉर्डिंग पुराने डेटा को अपडेट कर देता है। जैसे अंधेरे में परछाई दिखी और हमें लगा कि वहाँ कोई इंसान खड़ा है, पर आपने पास जाके देखा तो बस वहाँ एक कपड़ा टंगा था। आपके ब्रेन से प्रेडिक्शन एरर हुआ। अब वो अपने पुराने डेटा को नए डेटा से अपडेट करेगा। यानी अगली बार जब आप ऐसी कोई परछाई देखोगे तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि शायद वहाँ कोई कपड़ा टंगा हो, लेकिन इस बार आपको वहाँ सच में कोई भूत मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ। प्रेडिक्टिव कोडिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करती है फ्री एनर्जी प्रिंसिपल नाम की एक थ्योरी जो पब्लिश की थी कार्ल फ्रिस्टोन ने। उन्होंने बताया कि अगले मूवमेंट में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना सारे लिविंग बींग्स के अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है। प्रेडिक्ट करके वो अपने आप को सर्वाइव होने से बचाते हैं। ब्रेन चाहता है कि उसकी प्रेडिक्शन एरर कम से कम हो और इसलिए हर गलती के बाद वो अपने आप को अपडेट करता है। You've got absolutely the essence of this, that it's all about scoring the mismatch between what I predict in the moment and what I'm actually experiencing, and changing anything that I can change in order to resolve that mismatch. डेफिनेटली आपके माइंड में ये ख्याल जरूर होगा कि एआई की इस वीडियो में मैं आपको प्रेडिक्टिव कोडिंग क्यों समझा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। कैसे, आइए समझते हैं। इंसानों ने आज जितनी तरक्की की है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें हजारों साल लग गए। हर नए चैलेंज के साथ हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते गए। मेमोरी वीक थी तो लिखना सीख लिया, नदी पार करनी थी तो नाव बन गई, खाना कम पड़ा तो खेती शुरू की। मतलब अपनी कई फिजिकल लिमिटेशंस का सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया, लेकिन अपनी कॉग्निटिव लिमिटेशंस का सॉल्यूशन ढूंढना बाकी था। क्या हम कोई एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हमारी ही तरह सोच सके, जो मशीनों से मशीनों की भाषा में बात करे और इंसानों से इंसानों की भाषा में? ये सवाल सबसे पहले सन 1950 में यूके के लेजेंडरी मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी मशीन जो ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्ड कर सके तो उसे इंटेलिजेंट कहा जाएगा। इसी आइडिया को आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। And the prodigious human brain of Alan Turing. The legendary British mathematician developed a machine capable of deciphering coded messages from the Nazis. After the war, he was among the first to predict computers might one day match the human brain. अगर कोई एआई मॉडल ह्यूमन से बिल्कुल ह्यूमन जैसे बात करता है तो उसे ट्यूरिंग टेस्ट में पास माना जाता है। इसी आइडिया के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनने की होड़ लग गई। न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन पर आधारित एक तरीके का कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। इसी मॉडल में नोड्स होते हैं जो डेटा को संभालते हैं। 1950 से लेकर 1960 तक यूके, यूएस और यूरोप के कई कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश की। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई। इसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का ऑफिशियली यूज किया गया। ये कॉन्फ्रेंस छोटी थी, लेकिन इसने सभी को एक नई दुनिया का सपना दिखाया। In 1956, a group of pioneering scientists spent the summer brainstorming at Dartmouth College. And they told the world that they have coined a new academic field of study. They called it artificial intelligence. For decades, their aspirations remained far ahead of the capabilities of computers. साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि बस कुछ ही सालों में मशीन्स इंसानों की तरह सोचेंगी, सीखेंगी और प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगी। 1960s और 70s के दौर को गोल्डन ईरा ऑफ एआई भी माना जाता है। इसी ईरा में मशीन्स ने चेस खेलना सीखा, मैथमेटिकल थ्योरम प्रूव किए और अलग अलग लैंग्वेज को समझने की कोशिश की। In 1978, Nova released its first film on artificial intelligence. We have seen the first crude beginnings of artificial intelligence. And the legendary science fiction writer Arthur C. Clarke was, as always, prescient. ऐसा लगा जैसे साइंटिस्ट अपने सपने के बिल्कुल करीब आ गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर कम थी, इसलिए फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। कुछ समय के बाद साइंटिस्ट की फंडिंग रोक दी गई। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, ढेर सारा डेटा और उससे भी ज़्यादा पैसा। साइंटिस्ट के पास दोनों ही नहीं थे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे इंसानों ने अपनी औकात से बड़ा सपना देख लिया। कई सालों तक एआई पर कोई रिसर्च नहीं हुई और इसीलिए इस पीरियड को एआई विंटर भी कहा जाता है। लेकिन फिर 1980s के बाद चीजें बदलना शुरू हुई। जोफ्रे हिंटन जैसे साइंटिस्ट ने न्यूरल नेटवर्क में दोबारा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। कुछ नए रिसर्च पेपर्स आने लगे। न्यूरल नेटवर्क के नए नए वर्जन्स आए। उन्हें ढेर सारा डेटा दिया जाने लगा। एक तरफ डेटा बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कंप्यूटर पावरफुल होते गए। अब मशीन्स के पास सीखने का एक नया तरीका आ गया था जिसे नाम दिया गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में एआई मॉडल्स डेटा का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं और जब वो प्रेडिक्शन गलत होता है तो अपने आप करेक्ट करते हैं, अपडेट कर लेते हैं ताकि अगली बार सही प्रेडिक्शन हो। यानी कि ये और कुछ नहीं बल्कि प्रेडिक्टिव कोडिंग ही थी। साइंटिस्ट ने न्यूरल नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही डिजाइन किया था जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन डिजाइन है। Making machines that think like us. The human brain, with more than 80 billion neurons, learns not by following rules, but rather by taking in a steady stream of data and looking for patterns. The way that learning actually works in the human brain is by updating the weights of the synaptic connections that are underlying this neural network. Manolis Kellis is a professor of computer science at the Massachusetts Institute of Technology. So we have trillions of parameters in our brain that we can adjust based on experience. I'm getting a reward, I will update the strength of the connections that led to this reward. I'm getting punished, I will diminish the strength of the connections that led to the punishment. So this is the original neural network. We did not invent it, we inherited it. और एआई को ट्रेन करने का ये तरीका इतना पावरफुल है कि आज के मॉडर्न एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, ग्रॉक, डीपसीक सब कुछ न्यूरल नेटवर्क पर ही रिलाई करते हैं। एआई इमेज या वीडियो जनरेटर जैसे VO3 और DALL-E भी यही ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं। 90s 80s में साइंटिस्ट ने ये मॉडल बना दिया था और उनके पास पहले से ज्यादा डेटा भी था। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी, हमारे कंप्यूटर उस समय इतने हाईटेक नहीं थे, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। कॉर्पोरेट कंपनीज को तो एट द एंड प्रॉफिट से ही मतलब होता है, इसलिए उन्होंने अपना पैसा खींच लिया। उस समय जापान ने अनाउंस किया कि वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स बनाने वाले हैं। सारे साइंटिस्ट चाहते थे कि जापान सक्सेसफुल हो जाए क्योंकि एक वही आखिरी उम्मीद थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर अब जापान के भरोसे था। लेकिन जापान का वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया था, सब डूब गया। अब ना कोई कॉर्पोरेट फंडिंग करने को तैयार था, ना कोई गवर्नमेंट। 90s की शुरुआत में दूसरा एआई विंटर आया। एक बार फिर से एआई पर सारी रिसर्च बंद हो गई, पर इस बार कहानी अलग थी। इस बार साइंटिस्ट निराश नहीं थे। उन्हें पता था कि एआई की कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। उन्हें पता था कि उनका सपना पूरा जरूर होगा, बस थोड़ा इंतजार करना है। उन्हें पता था कि हमें बस पावरफुल कंप्यूटर बनने तक वेट करना है। एक बार रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए तो फंडिंग खुद बर खुद आ जाएगी। और यही हुआ भी। 21वीं सदी शुरू होते ही इंटरनेट की वजह से एक मैसिव डेटा एक्सप्लोशन हुआ। GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का इन्वेंशन हुआ जो न्यूरल नेटवर्क को फास्ट ट्रेन कर सकते थे। A computer chip called NV1. The NV1 chip that was released in November 1995, Sound Blaster compatible audio systems, and 15-pin joystick ports. To top it off, it would be compatible with the Sega Saturn console that was about to hit the market. The stars were aligned for it. इसके अलावा ImageNet डेटासेट जैसे डेटाबेसेस भी लॉन्च हुए जहां मिलियंस ऑफ लेबल्ड इमेजेस अवेलेबल थे। आज अगर AI हमारी इमेजेस एडिट कर पाता है, फेस रिकॉग्नाइज कर पाता है और हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इमेजेस और वीडियो जनरेट कर पाता है तो उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट ImageNet डेटासेट और उसकी फाउंडर फीफी ली को जाता है। Of object recognition was a very important North Star because animal intelligence was able to do that, especially human visual intelligence, and it's a building block of many more visual functionalities to enable machines to do. So we build ImageNet as the North Star so that people can train on that large amount of data for this fundamentally important task. धीरे धीरे ही सही, लेकिन AI ने अपनी असली कैपेबिलिटी दिखाना शुरू कर दिया था। ये बताना शुरू कर दिया था कि वो इंसानों को पीछे छोड़ सकता है। जैसे 1997 में डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने इस समय के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। Deep Blue has led Kasparov into making a poor move. Kasparov is rattled. He defends what he can, but it's clear that the computer will reliably do what he himself would do.
and he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. For people watching around the world, it is a slow-motion moment. Deep Blue has defeated world champion Garry Kasparov in an absolutely stunning... IBM retired Deep Blue and it never competed again. और ऐसा ही एक मेंटल एबिलिटी वाला गेम गो जो कि चाइना में बहुत पॉपुलर है, उसके वर्ल्ड चैंपियन को AlphaGo AI सॉफ्टवेयर ने 2016 में हरा दिया था। Lise Dahl go to smoke and AlphaGo just play. It don't think about the opponent will be there or not. So Ajab sees AlphaGo plays the move 37 and Ajab puts the stone in the board. 와, 정말 यहाँ से एक बात क्लियर हो गई थी कि AI इंसान की समझ और एक्सपेक्टेशन को रीडिफाइन करने वाला है। आम लोगों को AI का असली इम्पैक्ट तब समझ में आया जब हमारी डेली लाइफ तक पहुँच गया। सिर्फ हे श्री या एलेक्सा कहने पर मशीन तुरंत आपकी बात समझकर आपको जवाब देती है। एलेक्सा, AC ऑन कर देना। ओके। अलेक्सा, प्ले ओ हसीना जुल्फों वाली। आप नेटफ्लिक्स खोलते हो और उसका एल्गोरिथम आपको नेक्स्ट मूवी रिकमेंड करता है। यूट्यूब में आप ही के देखे गए कंटेंट को स्टडी करके आपके पसंद नापसंद को पहचान लिया जाता है। स्पॉटिफाई आपको खुद ही गाने रिकमेंड करता है और चैट जीपीटी आपके हर कमांड को बिना देर किए फॉलो करता है। 2015 के बाद AI बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। 1950 में देखा गया एक सपना लगता है फाइनली 2020 में पूरा हो गया। कई बार आश्चर्य होता है और कई बार सहूलियत होती है और कई बार डर लगता है कि इस AI का फ्यूचर कैसा होगा। Someone posted this AI-generated image of what appeared to be a terrorist bombing at the Pentagon. Today we may have witnessed one of the first drops in the feared flood of AI-created disinformation. It was shared on Twitter via what seemed to be a verified account from Bloomberg News. It only took seconds to spread fast. The Dow now down about 200 points. 2 minutes later, the stock market dropped $500 billion from a single fake image. Anybody could have made that image, whether it was intentionally manipulating the market or unintentionally. In some ways, it doesn't really matter. लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो वो तो सिर्फ AGI है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अगला पड़ाव ASI है, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अगर AGI आपको डरावना लगता है तो जरा सोचो ASI में क्या होगा। क्या हमें AI से डरने की जरूरत है? क्या AI आपकी जॉब के लिए खतरा है या आपकी प्राइवेसी के लिए? कैसे बदलेगा AI हमारे आने वाले भविष्य को? और क्या AI से हमारा वर्तमान सुरक्षित है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। ये सीरीज हमने काफी रिसर्च और मेहनत से बनाई है, तो इसे प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। आपको बियॉन्ड इंटेलिजेंस का एपिसोड नंबर 1 कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे लिए कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।